जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड मैप पर। साथियों, आज जो हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर हुआ था 7 तारीख को, उसके आंसर की को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और एसएसटी के इस पेपर को विश्लेषण हम करने वाले हैं। सभी 150 प्रश्न का हम यहाँ पर आपको सटीक विश्लेषण करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले बात कर लेते हैं कि आरपीएससी का जो ये पेपर था सेकंड ग्रेड एसएसटी का, तो ये पेपर का लेवल क्या रहा है। तो पेपर का लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाए तो इकोनॉमिक्स हार्ड थी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस हार्ड था, और पॉलिटिकल के बाद में आपका ये देख लीजिए कि हिस्ट्री भी थोड़ा हार्ड ही थी। बाकी आप ऑप्शन से कर तो सकते हैं, पर हिस्ट्री हार्ड थी। और आपका चौथा जो पैटर्न था इसमें ज्योग्राफी भी इसमें हार्ड थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह इसके जो क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, तो तीनों ही के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि पेपर जो ये था, ये 4 पेपर के पैटर्न में सब्जेक्ट्स का आपका थोड़ा टफ पेपर था। और उसके बाद में आपकी जो समाजशास्त्र है वो ज़्यादा टफ नहीं थी। उसके बाद आपकी दर्शन शास्त्र भी ज़्यादा टफ नहीं थी। दर्शन शास्त्र के तो इवन सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आपने तैयारियां की है थोड़ा ढंग से तो। और लोक प्रशासन भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और लास्ट आपका बचा है शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो इस पूरे पेपर का विश्लेषण हम करने वाले हैं, सभी 150 प्रश्न का। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। साथ ही यहाँ पर हम सीधा आंसर टिक करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से थोड़ा हम कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ जो छूट ना जाए और सब कुछ यहाँ पर आराम से बताया जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की तुलना में गरीबों की अधिक होती है। ये बात सही है। दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत सेंटेंस है यहाँ पर दूसरा, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। तो पहले का आंसर होगा 2। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से हमें ज्ञात होता है कि कीमतों में आदर्श वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई है। अगला कथन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी अपस्फीति कहलाता है। तो इसके जो आंसर है जीडीपी अपस्फीति कहलाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका यहाँ पर ये दोनों कथन ही यहाँ पर सत्य होंगे। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, कथनों पर विचार करना है हमें साख निर्माण के विषय में। साख मतलब ऋण होता है। तो पहला कथन है आपका, व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नकद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में साख निर्माण की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सही कथन है आपका। दूसरा है, यदि बैंक अपने ग्राहकों की नकदी की मांग को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त नकदी आरक्षित रखते हैं तो यह बैंक की साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा कथन भी आपका यहाँ पर सही है। और तीसरा है, यदि जनता बैंक के द्वारा दिए गए ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद के रूप में निकाल लेती है तो इससे बैंक साख के निर्माण की क्षमता कम होगी। यह भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर 4 होगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मांग की कीमत लोच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही देखना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो कथन 1 देखते हैं, सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत लोच बराबर होगी। ये आपको इसका देखते हैं एक बार
देख लेते हैं इसको, उसके बाद में आपको बताएंगे थोड़ा कैसे मांग की कीमत लोच का जो वक्र बनता है वो कैसे बनता है। और ये तो पहली लाइन तो आपकी सही है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के ऊपर आने वाले किसी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से कम होगी। कीमत लोच इकाई से कम होगी, ये गलत है, इकाई से कम नहीं होगी, इकाई से अधिक होगी। और सी है सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के नीचे आने वाले किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। तो ये कीमत लोच इकाई से अधिक नहीं होगी, यहाँ पर इकाई अधिक होगी। तो ये इस प्रकार से बनता है इसका ये वक्र, जैसे ये यूं बढ़ रहा है तो यहाँ मध्य में तो कीमत लोच मतलब इलास्टिक ईपी बराबर होगा 1 और यहाँ पे लेस देन होगा और यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। तो उस हिसाब से ये होगा। चौथे के यहाँ पर आंसर होगा ए बी और सी। सॉरी, ए बी और सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला 5वां है मुद्रास्फीति अंतराल के अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह कीन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह कथन सही है। और बी कथन है यह तब उत्पन्न होता है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा। 6वां है माध्यिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो माध्यिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होती है, यह स्थितीय औसत है और इसका मूल्य अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 6 में 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करें। पहला कथन है आय में वृद्धि तटस्थ वक्र को बाहर की ओर विवर्तित करने के कारण बनती है। तो ये पहला कथन तो आपका यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन है जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। थोड़ा सा इसमें मेरे कन्फ्यूजन है और एक बार आरपीएससी का पेपर के हिसाब से पैटर्न देख लेना कि आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है। 8वां क्वेश्चन है बजट घाटे के संबंध में यहाँ पर दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनना है। सरकारें आमतौर पर बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती हैं। तो ये यहाँ पर सही बात है कि सरकारें बजट घाटे के लिए उधार लेती हैं। अगला है बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। और यहाँ पर ये बी कथन भी सही है। यहाँ तो ए और बी दोनों सही हैं। इसमें देखो सरकारें आमतौर पर आप बजट घाटे के लिए वित्त का पोषण उधार लेती है। तो ये सरकार जो है बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती है, ये बात सही है। और इसको बाद में लेने के बाद में क्या होता है कि बजट घाटे के वित्त पोषण से जनता से लेती है उधार या किसी से भी अगर उधार लेती है तो उसका जो हस्तांतरण है वो सरकार के पास हो जाता है। क्योंकि जब पैसा आदमी के पास होगा तो वो खुद कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब जनता के पास रहेगा तो जनता नहीं सरकार के पास रहेगा तो सरकार उसका क्रय शक्ति का हस्तांतरण करेगी। तो यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 9 क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारण को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों का सही विकल्प चुनें। बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में फर्मों की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है। तो यहाँ पर ये तो पहला कथन सही है। और फिर कारण देखते हैं। तो कारण में बाजार पूर्ति वक्र फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों को क्षैतिज योग लेकर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 10 क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन था। मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक के अपनी जमाओं का 25% ही नकद कोष रखाना है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का 25% ही अपने पास नकद कोष रखना है और
अगर इतना रखने के बाद तो 200 रुपये की प्राथमिक जमाओं पर कुल जमाओं का सजन कितना होगा। तो इसका जो ऐसे निकालते हैं इसको 1/RRR, और 1/RRR करने के बाद में इसको देखते हो, ये 1/25% है और ये कितना है 200, ये प्राइमरी डिपॉजिट तो 200, तो यहाँ परसेंट हटेगा तो ये 100 कट के यहाँ पर आ जाएगा 20, 25 से काटेंगे इसको और ये आ जाएगा आपका 800 बार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 800। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3। 11वां है, यदि 25, 27, 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 27 है तो माध्य का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो x का ये माध्य है, जो x के स्थान पर तो आएगा आपका 27 और उसके बाद इसको जो माध्यिका का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा 26। 11वें का आंसर होगा 3। 12वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का सही उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर ए देखते हैं, जब भी अन्य बातें समान रहने पर कोई भी शर्त बदलती है तो उसकी मांग वक्र में अनुदैर्ध्य गति होती है। ये गलत बात है, अनुदैर्ध्य गति नहीं होती है। बी है, मांग की मात्रा में परिवर्तन से का तात्पर्य संपूर्ण मांग वक्र के विवर्तित होने से है। तो यहाँ पर ये बी सही है, ए गलत है, तो केवल बी सही है। 12 का आंसर होगा 2। 13 है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 24.85% से घटकर 2019 से 21 में कितना हो गया था। ये अच्छा लेवल का प्रश्न था, काफ़ी पीछे से पूछा है। तो इसका आंसर 14.96% था। तो यहाँ 13 का आंसर जो होगा वो 14.96% है, ऑप्शन नंबर 3 13 का आंसर। हाँ, फिर 14वां है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों के शून्य भूख से संबंधित नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन होगा आपका 3 ऑप्शन नंबर राइट होगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NULM, ये उसके अंतर्गत आता है। 14 का आंसर होगा 3। 15वां है, मानव विकास सूचकांक के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। पहला कथन है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई मानव विकास सूचकांक के आविष्कार से जुड़े हैं, तो यह सही है। दूसरा कथन है, यह 5 सामाजिक स्तरों का एक संयुक्त सूचकांक है, तो यह आपका कथन गलत है, ये 5 का नहीं है, 4 का है शायद। उसके बाद में तीसरा कथन देखते हैं, पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई, यह सही है। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक आयाम को 0 और 1 के बीच के मान में प्रदर्शित किया था, यह भी सही है। 0 सबसे कम होता है और 1 सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा 1 होता है। जो 0 होता है वो निम्नतम माना जाता है और जिसका 1 होता है देश का किसी मानव विकास सूचकांक वो बेहतर माना जाता है। 15 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 16वां है, हरित GDP गणना की जाती है। तो पहला देखते हैं, पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यावरणीय क्षरण लागत को जोड़कर, नहीं, गलत है, ये पहला गलत है। उसके बाद में पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की लागत को घटाकर, ये आपका सही कथन है। तो यहाँ पर 16वें का आंसर भी 2 होगा। 17वां है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा नहीं है। देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने माई वाटर पोर्टल शुरू किया, यह गलत है। अगला है, आवधिक श्रम बल संरक्षण PLSF रोजगार एवं बेरोजगारी पर तैयार किया गया आधिकारिक डेटा स्रोत है, तो ये आपका यहाँ पर राइट है। और तीसरा कथन देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2015-16 द्वारा करवाया जा रहा है, तो यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पर केवल बी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अच्छा गलत पूछ रहा है, ये तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका A और C ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर A और C गलत है, A और C सही नहीं है।
उसके बाद में अब ये आपका आ जाता है यहाँ से 16 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका किसका, ये आपका राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है उसके अंदर का ये प्रश्न है। तो देखते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वह राजनीति में रूढ़िवाद, परंपरावाद और व्यवहार में एकरूपता व निरंतरता का पक्षधर है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, वह नवीन मूल्यों, मूल्यपरक एवं नवीन प्रवृत्तियों को संशयात्मक दृष्टि से देखता है। यह भी सही है। वह राजनीति में मूल्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लियो स्ट्रास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लियो स्ट्रास आधुनिक समय के संकट को दूर करने के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करते हैं। पहला कथन सही है आपका। दूसरा है, स्ट्रॉस इस प्रस्तावना से सहमत नहीं है कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में वैचारिक होते हैं जो किसी दिए गए सामाजिक आर्थिक हितों की दर्शाते हैं, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विचारक सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम के सिद्धांतों को समझने की भावना से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपके दोनों जो कथन है दोनों ही राइट हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 19वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य एक सार्वभौम परार्थवाद का रूप है। तो पहला यहाँ पर सही है कथन। दूसरा है, राज्य चैतन्य का मूर्त रूप है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, राज्य स्वयं में एक साध्य है। तीसरा भी सही है। और चौथा कथन है, राज्य अधिकार, आज़ादी और कल्याण की समेकित पूर्णता है। तो यहाँ पर ये चारों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 चारों कथन सही है। 20 का राइट आंसर है 1। अब 21वां जो क्वेश्चन है, जीन बोदा के संप्रभुता के संबंध में जो विचार हैं उनके बारे में है। तो पहला कथन है, जीन बोदा का बुनियादी विचार यह है कि एक केंद्रीय प्राधिकारी के पास ऐसी में शक्ति होनी चाहिए। तो ये बात सही है, उसके पास ऐसी में शक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद में जीन बोदा ने फ्रांस को अव्यवस्था से निकालने के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकारी का समर्थन किया था। तो यह भी सही है। और तीसरा है, जीन बोदा यह स्वीकार करते हैं कि एक ओर ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी। तो यहाँ पर तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और मैंने इसका काफ़ी जवाब देखने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा, आपका एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। किस विद्वान ने आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण विकसित किया, जिसका उद्देश्य भाषाई विश्लेषण को शक्ति और राजनीति के विश्लेषण के साथ संतुलित करना है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जैक डेरिडा। ये थोड़ा टफ पेपर था, तो इसका जो क्वेश्चन है ये लोक प्रशासन के, तो थोड़ा अच्छा लेवल था। 23, किसने इक्विलिब्रिटी का विचार प्रस्तुत किया? तो इक्विलिब्रिटी का विचार प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, एटेन बेलीवार ने इक्विलिब्रिटी का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नांकित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति की पद के चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ हो और उसी तरीके से किया जाना चाहिए? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा केटी शाह। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब। 24 का ऑप्शन नंबर 3 केटी शाह सही जवाब। 25 नंबर देखते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति से किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाने के लिए जांच करने के लिए संदर्भ प्राप्त होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए जांच की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को
जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी लोक सेवक को कदाचार के आधार पर हटाने का जो संदर्भ प्राप्त होता है तो जांच करने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 145 जे के तहत यहाँ पर 145 जे के तहत यहाँ पर आपकी जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार या जो भी क्षमता होती उसके हिसाब से प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया है जो है वो आपकी आर्टिकल 145 एक जे के तहत करवाई जाएगी। तो यहाँ पर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 26वां है किसने शक्ति का आधार पराक्रम माना है? तो यहाँ इसका आंसर ट्राटस्की होगा। तो 26 का आंसर होगा 1। 27वां है संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन यह शब्दावली किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में अंतः स्थापित की गई है? तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन यह जो शब्दावली है यह आपकी अनुच्छेद 49 में जोड़ी गई है। 28वां क्वेश्चन है, ये पॉलिटी क्वेश्चन चालू हो गए हैं यहाँ सर। तो इसमें पॉलिटी आपको बताइए सिलेबस के अंदर पॉलिटी है और सिद्धांत हैं और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये तीनों आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शामिल है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद या भाग में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का मतलब है संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो यह किस किस अनुच्छेद में यह चीज़ शामिल है? तो अनुच्छेद 239 ए में शामिल है, भाग 5 और 6 में शामिल है, अनुच्छेद 162 में शामिल है, लेकिन अनुच्छेद 71 में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं बताया गया है? तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, हाँ बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, यह भी सही है। राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान, यह सही नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान प्रकट करें। और चौथा है संविधान और उसके आदर्शों के प्रति सम्मान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन राज्य वित्त आयोग के बारे में। पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अनुच्छेद 243 झ ये आपका यहाँ पर गलत कथन है, क्योंकि 243 आई और बाई इसके अंतर्गत 243 आई और बाई इन दोनों में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है राज्यपाल के द्वारा। तो 243 जो आई है वो पंचायत के लिए है, पंचायत राज के लिए है, और 243 बाई जो है वो नगर पालिका के लिए है। तो यहाँ पर पहला तो आपका कथन गलत हो ही गया है। और दूसरा कथन देखते हैं, वित्त आयोग राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें करता है और राज्य सरकार इन सिफारिशों को संसद में समक्ष प्रस्तुत करती है। तो यह आपका यहाँ पर पहला कथन तो यहाँ पर गलत है ही। और दूसरा, वित्त आयोग राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें करता है और राज्य सरकार इन सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। संसद के समक्ष नहीं रखती है, ये आपकी राज्य विधानमंडल के सामने रखती है। तो इसका यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर न तो 1 सही होगा और न 2 होगा। एक बार इसको थोड़ा देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बाकी आरपीएससी क्या मानती है ये उस टाइम देखने से पता लगेगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा केवल लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर पहला कुछ जो है वो आपका सही है। सही क्या पूछा यहाँ पर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका गलत है पहला कथन। दूसरा कथन है सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के होते हैं। तो ये आपका दूसरा जो कथन है यह भी आपका गलत है।
और तीसरा कथन है निर्वाचकों को अपनी स्वतंत्रता, इच्छा और पसंद के अनुसार राष्ट्रपति में चुनाव देने या न देने की स्वतंत्रता है, इसलिए राजनीतिक दल कोई निर्देश या व्हीप जारी नहीं कर सकते। यह कथन सही है। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया है इसने कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 32 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन यह कब हुआ था, तो ये आपको पता ही है। पहले पंचशील घोषणा देखते हैं, तो ये आपका सी, पंचशील घोषणा 1954 में हुई थी, सही है। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश मंत्री के रूप में चीन यात्रा, ये आपकी 1979 में हुई थी। तो पहले में तो आपका ये थर्ड में सी है और फोर्थ में है आपका बी। तो थर्ड में सी और फोर्थ में बी, तो DACB। थर्ड में सी हो गया और फोर्थ में हो गया बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 32 का राइट आंसर होगा DACB। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव राज्य की यात्रा में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है और इसमें पहला कथन है मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता की विषय पर हस्ताक्षर किए गए। और तीसरा कथन है मालदीव में UPI के उपयोग के लिए NCPI इंटरनेशनल पेमेंट्स और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के मध्य नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 34 में देखते हैं इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये देखना है अपन को। तो यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान या संगठन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये भी सही है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन यूनाइटेड किंगडम, ये भी सही है। अब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर तो आपका ये 1 नंबर होने वाला है, पर इसको थोड़ा देख लेते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में ही था। और ये कब था, जब इसका गठन 1945 में हुआ था, तब इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही था। लेकिन इसका बाद में 1951 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, वर्तमान में इसका FAO का मुख्यालय है रोम इटली के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 34 का 1। उसके बाद में 35वां है, ये भी मिलान वाला ही है, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास और देश के सामने सूची को मिलाएंगे हम। तो यहाँ पर आपका 3, 1, 4, 2 ये आपका यहाँ पर सूची मिलने वाली है। 3, 1, 4, 2, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन, ये समाजशास्त्र के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं और समाजशास्त्र का लेवल ज़्यादा अच्छा टफ नहीं था। कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में हम आराम से जो 18 क्वेश्चन आए थे उसमें से हम आराम से 14 या 15 13 तक तो आराम से कर सकते हैं। तो 36वां क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को 2 भागों में सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कार्ल एंड मैनहीम ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 36वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1। 37वां है, रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द सोशल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। तो ये था मैकाइवर और पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, किस वर्ष भारतीय शांति सेना ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य प्रारंभ किया था। ये आपका IR से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 2012 में। 40 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, परिस्थितियों के संदर्भ में
परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित ये दो प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आर्लिंटन। आर्लिंटन ने दो प्रकार की अवधारणाएं बताई थी, परिस्थिति और भेद को अर्जित और प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की अवधारणाओं का उल्लेख किया था आर्लिंटन ने। ऑप्शन नंबर 4, 40 में 4 राइट आंसर है। तो अब 41वां नंबर है, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर आर डेहरेनडॉर्फ, ये आपका यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 41 का राइट आंसर। और वर्ग चेतना की अवधारणा कौन संबंधित है? तो ये आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स। वर्ग संबंध, जहाँ भी वर्ग शब्द दिखेगा आपको तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का संबंध आपको मिलेगा। अगला है जाति का उत्पत्ति सिद्धांत, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो ये किसने दिया था? तो ये रिजले ने दिया था। प्रजाति सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? रिजले ने दिया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मेल नहीं सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्वाइट सैंडरसन प्रातिनिधिक समूह। 45 नंबर क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टी.के. ओमान ने सांप्रदायिकता के किस आयाम को सुझाव नहीं दिया? तो उसने पृथकतावादी को दिया था, पलायनवादी को दिया था, आत्मसातकरणवादी को भी दिया था और गैर कल्याणकारी को नहीं दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, 45 का ऑप्शन नंबर 4। और इसने जो दिया था वो क्या दिया था? गैर कल्याणकारी नहीं दिया था, कल्याणकारी दिया था, कल्याणकारी दिया था। तो एक और कुल मिलाकर 5 आयाम दिए थे, उनमें से जो चौथा आयाम यहाँ पर आपका गलत है, यहाँ पर गैर कल्याणकारी, ये आपका राइट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। 46 है, गिलेंस ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 1। अगला है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका 1988 में लागू हुआ था और 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद में अगला है विश्व एड्स दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को अधिक लोकप्रिय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो यह आपका J.S. घुर्रे ने दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन, किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आपका गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाने की चुकाने की व्यवस्था की गई है। गृहस्थ आश्रम 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी? धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है, यह किसने कहा था? तो इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने कहा था कि धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेलिनोवस्की। अब ये मिलान वाले क्वेश्चन है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसमें धर्म जो है वो नैतिकता के लिए है, तो यहाँ पर ए में 3 हो जाएगा। उसके बाद अर्थ जो है वो संपदा है, ये सही है, तो बी में बी हो जाएगा, बी में 2 ही हो जाएगा। और काम का मतलब होता है इच्छाएं, सी में 1 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 4, तो 3 2 1 4। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3 2 1 4। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 53 है, किस वर्ण को ट्वाइस बोर्न द्विज नहीं माना जाता है? तो द्विज नहीं माना जाता है शूद्र वर्ण को, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया परिवार बच्चों की उत्पत्ति लालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैकाइवर और पेज की ये परिभाषा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को, ये लोक प्रशासन का क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो अब यहाँ से कुछ लोक प्रशासन के जो प्रश्न हैं, 18 प्रश्न
जो हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं। और लोक प्रशासन का जो लेवल था वो भी ऐसा ही, इतना ही लेवल था जैसा समाजशास्त्र का था, ज़्यादा हार्ड अपन इसको कह नहीं सकते। तो हार्ड जो था आपको पता ही है, इसमें इकोनॉमिक्स थी, पॉलिटिकल साइंस थी, ज्योग्राफी भी काफ़ी लेवल की थी, और दर्शन शास्त्र वगैरह ये तो ज़्यादा लेवल की थी नहीं। तो लोक प्रशासन 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मार्शल डिमॉक। डिमॉक ने यहाँ पर परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर 4 55 का राइट आंसर है। 56 है, लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए लोकस और फोकस का सिद्धांत किसने दिया था? तो लोकस फोकस का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका रॉबर्ट टी गोलम्बियोस्की ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए लोकस और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की थी? रॉबर्ट टी गोलम्बियोस्की ने की थी। 57 क्वेश्चन है, यह किसने परिभाषित किया? विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर इवोगाइडस। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन का कार्यों को पूरा करना है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, यह किस दृष्टिकोण को अपनाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को यह अपनाता है। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए, जिसमें परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता, ये 3 प्रकार बताए हैं। अगला है, गैंग प्लान की अवधारणा के सुझाव किसने दिया था? तो गैंग प्लान की अवधारणा का सुझाव दिया था हेनरी फेयोल ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 60 का आंसर होगा 2। उसके बाद मिनोब्रिक सम्मेलन थर्ड के अनुसार सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय की दूरी को दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की गई? तो ये आपका आंसर होगा अंतर संचालनीयता। अगर अंतर संचालनीयता हो गई तो यहाँ पर जो सरकारी जो संस्थान है उनमें समन्वय की कमी को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा 61 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर की ओर चलते हैं। हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई प्रबंध की गतिविधियों को POCCC में तीसरे C का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर POCCC में तीसरे C का अर्थ होगा कंट्रोल। पहले C का अर्थ है यहाँ पर कमांड, और दूसरे C का अर्थ है कोऑर्डिनेशन, और तीसरे C का अर्थ जो होगा वो होगा आपका कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 63 देखते हैं, अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्लेटन एल्डरफर के द्वारा अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है विक्टर एच ब्रूम। वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है? विक्टर एच ब्रूम। अगला है 65, नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कार्य भी है, व्यक्ति भी है, समय भी है, स्थान भी है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 4 65वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 66 है, हर्बर्ट ई साइमन के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं था? तो बौद्धिक प्रक्रिया था, अभिकल्प था, चयन भी था, शोध प्रक्रिया नहीं था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 66 नंबर का, शोध प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं था। इसके 3 चरण इसने बताए थे, बौद्धिक प्रक्रिया, अभिकल्प प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया। शोध प्रक्रिया नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिमान में पहली बार सौर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शेनन बीवर प्रतिमान सौर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं था? तो जो हमारे लोक प्रशासन का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, दोनों सुधार आयोग का सिलेबस के अंतर्गत विश्लेषण है, और इसमें दोनों ही प्रशासनिक सुधार आयोग से लगभग 4 प्रश्न यहाँ पर इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहला ही जो प्रश्न है इसमें यह कह रहा है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो इसके अंतर्गत रेलवे शामिल था, डाक और तार विभाग शामिल था, जीवन बीमा निगम शामिल था, लेकिन उच्च शिक्षा इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जेवी बाटसन द्वारा प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु 7S में से शामिल नहीं है?
तो ये 7S जो सिद्धांत है ये आपका मैकिन्से ने दिया था, और मैकिन्से ने इसके अंतर्गत कौन कौन को शामिल किया था? तो एक तो आपका स्ट्रेटजी को शामिल किया था, दूसरा स्टाइल को शामिल किया था, और स्किल्स को शामिल किया था, लेकिन चयन को शामिल नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो तो आपका आंसर होगा चयन। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एक स्टाइल को स्ट्रेटजी शामिल किया था, स्टाइल शामिल किया था, स्किल्स शामिल किया था। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक शेयर्ड पूंजी मतलब साझा पूंजी एक ये शामिल किया गया था, एक स्टाफ शामिल किया गया था, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर शामिल किया गया था, और एक और है आपका, तो वो थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से मतलब कुल प्रकार से 7 की अवधारणा दी थी, और ये किसने दी थी? मैकिन्से के द्वारा दी गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस प्रतिवेदन में ई कॉमर्स की अवधारणा को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के साथ साथ प्रबंधन के लिए विवेचन किया था? तो ये आपका 11वां प्रतिवेदन है। तो सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसने जो 15 अपनी रिपोर्ट्स दी थी, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स दी थी, जो रिपोर्ट्स तो ज़्यादा दी थी लेकिन इम्पोर्टेंट जो थी उनमें 11वां प्रतिवेदन है। तो ये आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का 70वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11वां प्रतिवेदन में दिया था। अगला है आरटीई के अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों के स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 4(1)(b। और देखो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी? तो यहाँ आपकी पहली ही रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की स्थापना के लिए कहा था। तो पहला ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नागरिकों की शिकायतों के निवारण का समस्याओं पर रिपोर्ट, इसमें कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की जाए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। अब देखो ये 72वां क्वेश्चन और 73वां क्वेश्चन दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस यहाँ पर, कि लोकपाल के पद की सृजन की स्थिति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता ही है, अभी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा पहले ही जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट में ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त के पद का सृजन किया जाए। 74 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये आपके दर्शन शास्त्र के प्रारंभ हो रहे हैं, और दर्शन शास्त्र के जो लेवल था वो बिल्कुल कह सकते हैं हम कि लो लेवल का पेपर था। लो तो खैर नहीं, लेकिन जिसने भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की है तो उसके लिए ये आप पेपर यहाँ पर आसान रहने वाला था। दर्शन शास्त्र के जो भी क्वेश्चन आए थे यहाँ पर 17-18, वो सभी क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते थे। आराम से यहाँ पर 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, कोई 17 भी अटैम्प्ट कर सकता था। बाकी 13-14 क्वेश्चन तो हर कोई यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकता है जिसने तैयारी की है। तो हम देखते हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी। तो यहाँ पूछा है रित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा वैधानिक नियम। वैधानिक नियम रित नहीं है। बाकी शाश्वत नियम है, सार्वभौम नियम है, अलंघनीय नियम है। रित जो है वो क्या नहीं है? तो वैधानिक नियम नहीं है, कानूनी नियम नहीं है रित। अगला है ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऋण ऐच्छिक है, ऋण शोधन संभव नहीं है, ऋण निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऋण जो है वो निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, ये निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं कि इन तीनों को हमें निभाना ही होगा। और ये आपको पता ही है, गृहस्थ आश्रम के दौरान इन ऋणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 76 नंबर क्वेश्चन है अपर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म क्या है? तो अपर ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण निराकार जो है वो अपर ब्रह्म माना गया है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निर्गुण, ऑप्शन नंबर 2। 77 क्वेश्चन का आंसर है गीता के निष्काम कर्म से अभिप्राय है। तो गीता का निष्काम कर्म इससे क्या अभिप्राय माना गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा कर्म करने की जो फल की इच्छा है उसको त्याग करना ही गीता का निष्काम कर्म का मुख्य उद्देश्य माना गया है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मण की उत्पत्ति विषयक नासदीय सूक्त कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो आपका मिलता है वेदों में। वेदों के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और वेदों में ऋग्वेद के अंतर्गत नासदीय सूक्त का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है निर्वाण प्राप्ति में बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर शील है, प्रज्ञा है और समाधि है, भक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ये आपका भक्ति शामिल नहीं है। जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो चौथा आर्य सत्य है
चौथा जो सत्य है उसके अंतर्गत बताया गया है कि ये इसमें अष्टांगिक मार्ग को शामिल किया गया है। दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण है और दुख निवारण के मार्ग है। तो ये चौथा जो सत्य है इसमें बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग में शामिल कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका 79 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा भक्ति। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यहाँ पर गांधी के बारे में क्या सही है। तो गांधी के बारे में क्या सही है पूछा गया हमसे। तो गांधी ने भारतीय चिंतन में सत्य की अवधारणा को परिचित करवाया, यह तो गलत है। उसके बाद केवल गांधी ही अहिंसा का व्यवहार करते थे, नहीं, अहिंसा का व्यवहार कोई भी व्यक्ति कर सकता था। अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है, यह कथन एकदम सही है। अहिंसा जो है सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है। उसके बाद में अगला है, सुकरात की पद्धति मुख्यतः निर्भर करती है। तो सुकरात की जो पद्धति है द्वंद्वात्मक प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 3 81 का राइट आंसर होगा। द्वंद्वात्मक कह सकते हैं, वाद विवाद कह सकते हैं, या फिर प्रश्नावली विधि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सुकरात ने जो मुख्यतः जिस पद्धति पर निर्भर थी वह थी आपकी सोक्रेटिक पद्धति में द्वंद्वात्मक प्रश्नावली पर आधारित। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 82 है, जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आश्रम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 नंबर है, निम्न में से किस दार्शनिक ने सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर सुख कलन का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। गुणात्मक उपयुक्तावाद के प्रवर्तक कौन है। तो गुणात्मक के जो समर्थक हैं वो है J.S. मिल। J.S. मिल ने गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को ही माना है, जबकि यहाँ पर आपका बेंथम ने मात्रात्मक या परिमाणात्मक सिर्फ एक को माना है। अगला है, कांट के अनुसार निम्न में से नैतिकता की कौन सी पूर्व मान्यता नहीं है। तो ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा की अमरता है और संकल्प स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें ये मनुष्य की भावनात्मक प्रकृति यह नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल नहीं है या असंगत कौन सा है। तो कर्म करने की क्षमता है, ज्ञान और उद्देश्य है और विकल्पों की उपस्थिति है, लेकिन भाग्यवाद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संदेह विधि से संबंधित है। तो संदेह का आपको बताइए देकार्त है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का। 88 है, बौद्धिक दायी कर्म संबंधित है। तो बौद्धिक दायी कर्म, तो बुद्धि के बारे में जो बताता है वह बताते हैं आपके सुकरात। सोक्रेटिक पद्धति के अंतर्गत सुकरात ने बुद्धि को अधिक महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों की नित्य निष्क्रिय अचल और अपरिवर्तनीय आत्मा अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष है, आत्मा से यहाँ पर संबंध पूछा गया है तो अक्षर पुरुष माना गया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अक्षर। अब ये 90 नंबर क्वेश्चन आपका शिक्षण विधि से को लेकर है। तो इसमें कथनों के बारे में दिया गया है। तो पहला कथन है, सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञान विषयों से अपनी विषय वस्तु लेता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और आदि सभी विषयों को शामिल किया जाता है। और दूसरा कथन है, सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उनके संबंध, उनके पर्यावरण से संबंधित है। तो यह भी दूसरा भी कथन सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण विधि भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं थी, तो इसमें भी आप आराम से, जैसे 20 प्रश्न इसके आते हैं तो इसमें से आराम से आप 15 तक अटैम्प्ट कर सकते थे। बाकी पेपर का लेवल हम कह नहीं सकते कि पेपर सरल था, पेपर हाँ मॉडरेट टू हार्ड था, कह सकते हैं हार्ड ही था। और इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाली है। इस कट ऑफ के बारे में हम आपको एक बड़ी विस्तृत अच्छी टाइप की वीडियो बना के इस पर डाल देंगे हमारे चैनल पर, माइंड ज्ञान पर। तो आप दोस्तों इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें। और इस पर बहुत जल्दी ही हम जो समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन ऐसी कुछ सब्जेक्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे हम आपको क्लासेस भी लगवाने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं खुद ही आपकी क्लासेस लूँगा। तो इस हिसाब से आप माइंड ज्ञान चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि इन 2-4 सब्जेक्ट जिनको भी मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊँगा उनमें आपको आराम से अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। और जो
जुलाई 2026 में आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है सेकंड ग्रेड की, तो उसमें आपको बहुत योगदान मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहना है आपको और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, जिससे हमारी वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन और नई नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहें। अगला जो क्वेश्चन है आप वो देखते हैं। ये थोड़ा एक क्वेश्चन इसका ही था दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र में दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, तो दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो लक्षण है वो है अपराधी और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करना। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य जो लक्ष्य है वो है कि किसी एक व्यक्ति को, जैसे किसी ने कोई सिर्फ मान लो कि किसी ने एक भेड़ की चोरी की है और लेकिन फिर भी उसको दंड इस प्रकार से दिया जाएगा सभी लोगों के सामने कि जिससे कि वह व्यक्ति और उसको देखने वाले सभी व्यक्ति आगे भविष्य में कोई चोरी नहीं करें। हतोत्साहित करना उनको इसका पूरा मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण विधि से संबंधित कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय के सह संबंध के बारे में सही नहीं है? तो यह तथ्यों को समझना आसान करता है, सही बात है। यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है, यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है। तो ये मेरे को लगता है यहाँ पर ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, यह तो सही है। और यह ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाता है, तो वह किस संबंध का कौन सा उपक्रम लागू कर रहा है? तो वह आपका अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ये वह काम में ले रहा है, मतलब सभी विषयों को साथ में जोड़कर पढ़ा रहा है, तो अंतर विषयक यह उपागम के अंतर्गत आएगा। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 94 क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इसमें से कौन सा उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति हो रही है आग्रहण। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? यह आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकसित करता है, यह भी सही है। इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय, विभिन्न प्रकार के सूचनात्मक केंद्रों की आवश्यकता होती है, यह गलत है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें विद्यार्थियों में पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है, यह भी सही है। इसमें विद्यार्थी खुले मन एवं सहनशीलता गुण विकसित होते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 96 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के विविध रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो देखो अच्छे लेवल के तो है, ये कौन सी इसमें विशेषता नहीं है तो ये पूछ रहा है, तो नहीं है वह पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेना। तो इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव प्रकट कर सकते हैं, तो ये आपका पहला तो गलत है। औपचारिक का मतलब होता है नियम आधारित, या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो एक पहले से ही योजना बनाकर रखी गई है, तो औपचारिक वर्ग योजना ऐसी है। इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती है, नहीं, ये गलत बात है, इसके अंतर्गत व्यवस्थित योजना होती है। तीसरा है विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, ये बात सही है। और विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं, यह भी सही है। तो इसने पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर होगा। तो ए और बी ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री में सही है? तो इसमें आंसर होगा अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी होते हैं, यह बात सही है। अवास्तविक जो अनुभव हैं वो नाटकीय अनुभव से अधिक प्रभावी होते हैं। उसके बाद 98 क्वेश्चन है, एक सरकारी अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री के किस चार्ट में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका होगा संगठनात्मक, क्योंकि वो जितने भी सरकारी निकाय हैं उन सभी सरकारी निकायों को संगठन
करके और संगठन के तौर पर यहाँ पर एक संगठनात्मक जो चार्ट बना रहा है उसके अनुरूप प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। 99 क्वेश्चन है, जब एक सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्याम पर सूची बनाता है, फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों को सारांश देता है। इस केस में शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण पाठ पढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जा रही है? तो इस पर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मस्तिष्क उद्वेलन विधि यहाँ पर काम में ली जा रही है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता को विकसित करने के लिए, यहाँ पर सहायता करने के लिए मानवीय गुणों का होना सामाजिक विज्ञान शिक्षक में आवश्यक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ग्लोब का जो उपयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाने के लिए। तो पहले में होगा आपका 2, उसके बाद है कालानुक्रमिक चार्ट, तो इसमें आपका डी में होगा आपका 1। तो इसे देख लेते हैं आप पहले में 2 और डी में 1। तो डी में 1 आपका यहाँ पर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीएफ 2005 की निम्न में से किस कथन के लिए अनुशंसा नहीं की गई है? तो विद्यार्थियों को राष्ट्र और सामाजिक हित की चुनौतियों की गहरी समझ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह सही है। विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के समृद्ध और विविध इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए, यह गलत है और यहाँ पर गलत ही पूछा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के इतिहास को या अतीत को पढ़ाना सही नहीं है। हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का कि वह पूरे संपूर्ण विश्व के ज्ञान को, जितना भी ज्ञान अगर बालक को दे सकता है उसका अध्ययन वहाँ पर बालक को कराया जाए, क्योंकि उसके तभी जाकर उसका चहुमुखी विकास हो सकता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का कौन सा घटक नहीं है? तो यहाँ पर आपका होगा प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण आप पाठ्य योजना के अंतर्गत करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 104 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए, बच्चों को अपने पर्यावरण से समझने में समर्थ बनाएगी। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में प्रत्यक्ष तक किसे संबंधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एकीकरण या समाकलन। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना की हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली में शामिल नहीं है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, सामान्यीकरण है, ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्टिंग नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। 105 में आंसर होगा 4। 106 है, निम्न में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य को प्राप्ति में शामिल नहीं है? तो अवबोध के अंतर्गत अनुवाद प्रश्न है, व्याख्या प्रश्न है, उल्लेख है। तो प्रत्याभिज्ञान नहीं है यह, क्योंकि आपके ज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है, ज्ञान जो क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान, ये दोनों ही। 106 का आंसर होगा 4। 107, निम्न में से कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? तो यह व्यवहार खंडों पर आधारित है। दूसरा है तो इसमें देख सकते हैं आप, ये व्यवहार खंडों पर आधारित, व्यवहार के सिद्धांतों पर आधारित है, तो यह तो आपका गलत है। ये व्यवहार के आधार पर नहीं है, ये आपकी गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। और दूसरा इस एक इकाई के भीतर अवधारणा एक दूसरे से संबंधित होती है। और तीसरा है कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, तो इसमें ए और सी सही नहीं होगा। स्किनर की धारणा यदि विषय वस्तु के समग्र रूप में प्रदान की जाती है तो यह बेहतर सीखते हैं, ए सी नहीं होगा। और चौथा देख लेते हैं, पाठ्य योजना इकाई योजना का आधार बनती है। पाठ्य योजना इकाई योजना का आधार बनती है, नहीं ये गलत है आपका। ए सी और डी तीनों ही गलत होंगे यहाँ पर। पाठ्य योजना इकाई योजना का आधार नहीं बनती है, इकाई योजना पाठ्य योजना का आधार बनती है। तो यहाँ पर ए सी और डी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकलन अभिकलन नील पत्र या ब्लू प्रिंट का अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों के विषय वस्तु से जोड़ना। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 109 क्वेश्चन है, परीक्षण पदों के विषय में कौन सा कथन सही है?
तो इसमें आपका पता ही है कि विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रश्नों में कठिन है। विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रश्नों के परीक्षण में कठिन है। तो यही आपका यहाँ पर सही कथन है। उसके बाद ये गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। ये देखो चौथा जो आपका कथन है, इसको देख सकते हैं आप कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न के परीक्षण आसानी से मानकीकृत किए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये गलत है क्योंकि निबंधात्मक में आप नहीं कर सकते। हाँ, वस्तुनिष्ठ में आप आराम से कर सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रायोगिक नहीं है, क्योंकि प्रायोगिक में आपको पता ही है प्रैक्टिकल अपन लोग करते हैं, तो प्रैक्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर ये भावात्मक उद्देश्यों को उपयुक्त नहीं किया सकता। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका हिस्ट्री विषय से, और इतिहास के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी लेवल के आए थे, और इतिहास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टफ आया था थोड़ा सा। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो खैर आप आराम से सही कर सकते थे ऑप्शन को देखकर, क्योंकि पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है, जबकि इसका उल्लेख ऋग्वैदिक देवता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 111 का सही जवाब होगा 4। 112 है कौन सा असत्य है? तो यह भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। इसमें देखो पैतृक समुत्पाद, इसका सिद्धांत को ज्ञान जो है संबोधि में हुआ था, संबोधि वृक्ष के। उसके बाद महात्मा बुद्ध उरुबेला से सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम आए थे, यह भी सही है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुबेला में नहीं दिया था, सबसे पहले सारनाथ में अपना जो है उपदेश दिए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब होगा। असत्य कथन यहाँ से पूछा है। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 113 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया सब किस पुरास्थल स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हड़प्पा से जो है वो R37 एक लकड़ी की कब्र प्राप्त हुई थी, तो उसमें लकड़ी के सब में रखा हुआ सब प्राप्त हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट जवाब होगा। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा राधागुप्त। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर अमरावती स्तूप के बारे में सही कथन पहचाना। तो स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए थे, यह तो आपका सही कथन है। स्तूप का गुंबद संगमरमर से अलंकृत था, यह गलत है, संगमरमर से नहीं था, केवल ए यहाँ पर सही है। उसके बाद में 116 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो बृहद जातक है, बृहद संहिता है, बृहद द्व्यापटल है, लेकिन बृहद यात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। उसके बाद में जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो ये होगा आपका शायदवाद या अनेकांतवाद। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलाना है। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, सही है। तुर्की सुल्ताना महल यह फतेहपुर सीकरी में, यह भी सही है। नगीना मस्जिद यह भी आगरा किले में है। नौलखा महल आगरा इलाहाबाद में नहीं है, इलाहाबाद के किले में नौलखा महल नहीं है, बाकी राजस्थान में है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर 118 का 4 नंबर ही होगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, यह भी मिलाने वाला है। तो सूरत की जो लूट है वो अक्टूबर 1970 में हुई थी, ये सही है। उसके बाद पन्हाला पे अधिकार, ये आपका मार्च 1673 में हुआ था शायद, तो इसको मार्च 1673 में। तो इसका जो जवाब है वो होगा आपका 1, 3, 4 और 2। 1, 3 फिर उसके बाद 4 और 2, 17 की वजह 1675। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर राइट जवाब होगा। 119 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा लेवल क्वेश्चन है और ये मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही टफ पूछ लिया है। चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर तो वैसे मुरारी गुप्त होना चाहिए, और बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या इसका आंसर मानती है। उसके बाद 121वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार स्वशासन की मांग किस प्रस्ताव में की थी? तो यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा 121 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में अगला है 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? तो कोर्ट का बहिष्कार यह भी था। असहयोग आंदोलन 1920, तो कोर्ट का बहिष्कार तो था ही, क्योंकि उस समय 1919 का जो एक्ट आया था तो उसके ना अपील ना वकील ना दलील जो था उसके ऊपर विरोध कराई जा रहा था। तो असहयोग आंदोलन भी उसी का एक भाग था, तो इसमें असहयोग आंदोलन का भाग नहीं था, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोर्ट का बहिष्कार था, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार था, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार यह भी था। नमक कर के भुगतान का बहिष्कार नहीं था, क्योंकि नमक कर के भुगतान का बहिष्कार दांडी मार्च से पहले ही प्रारंभ हो चुका था।
उसके बाद 1857 की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो असत्य कथन है और यही आपका सही जवाब होगा। नवंबर 1857 में भारत की कंपनी ने मुख्य सेनापति जेम्स आउटरम को बनाया था, जबकि आपको पता ही यहाँ पर हीरोज वगैरह ये जो सेनापति हैं ये आए थे। उसके बाद में 124 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। जतिन नाथ दास ने भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 125 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता ये दोनों ही संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो 1 और 3 यहाँ पर दोनों ही इसमें संबंधित थी, शामिल थी। चटगांव आर्मरी रेड ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध था, यह बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया गया, यह भी सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यह भी सही है। इसके अंतर्गत पूंजीगत वर्ग, उद्योगपति और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, यह गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो ये गलत है। तो यहाँ पर ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। इसमें पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग इन सभी ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जबकि यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। तो इसमें इन चारों ने ही हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो कथन जो है डी वो गलत है। तो ए, बी और सी यहाँ पर तीनों सही है। और इसने सही ही पूछा है हमसे यहाँ से, हाँ सही सत्य कथन के बारे में पूछा। तो ए, बी, सी सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है बोस्टन हत्याकांड। तो इसको आप याद कर सकते हैं BT, बोस्टन हत्याकांड, टाउनसाइड अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है 128, किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये है आपका जॉर्ज लुवाव। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 128 ये आपका जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे दोनों ही। ये एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, देखो इसमें अंतर्गत ज्योग्राफी का लेवल तो काफ़ी अच्छा था। ऐसे भी क्वेश्चन थे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन को मतलब आंसर के निकालने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो इस हिसाब से और बाकी जो आंसर की है वो हमने कोशिश की है थोड़ा आपके पेपर का जो पैटर्न है उस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस हिसाब से हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है ज्योग्राफी के पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा ही था। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, तो उनमें देखते हैं हम क्या था। तो नक्षत्र दिवस, इसको आप नक्षत्र दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो पृथ्वी का घूर्णन समय है, अपनी धुरी पर जो घूर्णन समय है उसका जो समय है वही उसी नक्षत्र दिवस कहलाता है। उसके बाद में 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1942 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। गलत कथन है ये। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मोईरंग में तिरंगा झंडा फहराया था। ये दूसरा आपका जो कथन है ये आपका सही कथन है। यहाँ पर केवल बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर निम्न में से कौन सी सुमेलित है। तो यह भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है। तो यहाँ पर होने को तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन मुझे को लगता है कि यहाँ पर P और S तरंग में PN/SN होता है। तो देखते हैं RPSC क्या इसका जवाब मानती है। थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन में छोड़ सकते हैं आप 131 नंबर क्वेश्चन को। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर A, B और C होगा। एक क्वेश्चन नंबर जो 131 है इसका आंसर होगा 1। 132 देखते हैं। इसमें भूमध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश है, यह बात सही है। सही कथन को अपने पहचानना है। सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती हैं। तो ये जो है ये आपका ये गलत है। यहाँ पर ये इसकी दूरियां हैं जो बढ़ती जाती है। उसके बाद अक्षांश देशांतर को समकोण पर काटते हैं, यह भी सही है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक व्रत है, यह भी सही है। तो यहाँ पर A, C और D ये आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, A, C और D ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 133 क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये आपको पता ही है, शांत ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है, बॉर्न एलेन विकिरण पेटी पाई जाती है। तो ये बॉर्न एलेन विकिरण पेटी है जो बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 134 नंबर क्वेश्चन का।
उसके बाद 135वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको चुंबकीय पट्टियों को कालक्रमानुक्रम से दर्शाना है मध्य महासागरीय कटक में। तो इसमें जो होगा आपका वो होगा आपका DACB यहाँ पर होगा। उसके बाद अगला जो है 136 नंबर, तो बर्फ़ के उन छोटे छोटे कणों को जो कि पिघलते हैं तथा नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपका सहिमवृष्टि। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सहिमवृष्टि। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारक गल्फ स्ट्रीम को कैप फेरेडस के पास पूर्व की ओर ढकेलता है? तो इसके अंतर्गत जो आपका है वो होगा आपका A और B होगा। गल्फ स्ट्रीम के कारण कौन सा कारक ढकेलता है? तो इसमें A और B आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, पछुआ पवन और पृथ्वी का घूर्णन। तो गल्फ स्ट्रीम में पृथ्वी का घूर्णन से ही फर्क पड़ता है और पछुआ पवन से भी फर्क पड़ता है। तो A और B आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट जवाब होगा। अगला है दैनिक द्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल, तो यहाँ पर 12 घंटे रहता है, उसके बाद में 26 मिनट का अंतर होता है। तो इस हिसाब से आपका 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट जवाब होगा 138 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कूटों पर विचार कीजिए। और उसके बाद में तो हाँ, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, यह बात सही है। उसके बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, यह भी सही है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपात में बढ़ता है, यह भी सही है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी ही कम विक्षेपित होगी, यह गलत है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी उतनी ही पवनों की दिशा अधिक होगी। तो A, B और C यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये D आपका गलत है। यहाँ पर जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा की गति भी उतनी ही तीव्र गति से होगी, उतनी ही विक्षेपित होगी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10-12 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे पेपर के लेवल के बारे में, कट ऑफ थोड़ा कैसी रह सकती है उसके बारे में। 140 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित में से किस भाग या क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम पाई जाती है? तो वर्षा की परिवर्तितता जहाँ पर सबसे कम पाई जाएगी, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। लद्दाख में भी थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा के नहीं होने के वजह आपको पता है कि बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर। कोरोमंडल तट, एक तो ये आपका ये हो सकता है यहाँ पर, एक आपका ये नागालैंड और मणिपुर वाला क्षेत्र हो सकता है। तो इन दोनों में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इसमें आंसर 1 मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ शायद 25 से 30% के आसपास यहाँ पर परिवर्तितता पाई जाती है। बाकी आप थोड़ा इसको RPSC के थ्रू मिला सकते हैं। अगला है 141 नंबर, कौन सा भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो ये आपको पता ही है, महानदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको चावल अत्यधिक उपलब्धता होती है। अगला है 70 से 100 सेंटीमीटर, 142 नंबर क्वेश्चन है। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका होगा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 142 का जवाब होगा। अगला है 143, सही उत्तर का चयन कीजिए और कोड को मिलाइए। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, यह सही है। हरिके दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून है, ये आपका गलत है। सबसे बड़ा दून तो देहरादून है। तीसरा है फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये आपके सही है। फूलों की घाटी हिमाचल में ही है और उत्तराखंड के पास में स्थित है थोड़ा सा। कंचनजंगा शिखर अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर A और C सही होगा। तो केवल 3 की इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 143 का। A और C दोनों ही सही है। अगला है 144 नंबर क्वेश्चन, साहेबाद उच्च भूमि के संबंध में कौन सी आकृति पाई जाती है? तो ये आपका सही है। पहला यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति के आकार की पहाड़ी पाई जाती है। डगंगाधर उच्च भूमि ये नहीं पाई जाती। चांदवाड़ी के निकट सर्वोच्च चोटी यह भी नहीं है। ये आपकी डगंगाधर उच्च भूमि तो झालावाड़ में पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा ऑप्शन केवल A। तो 144 में केवल A आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। 145वां है, कौन सी सहायक नदी साबरमती नदी में उसके दाएं किनारे से मिलती है? तो इसका जो जवाब होगा साबरमती नदी, इसमें होगा सेई। सेई जो नदी है वो साबरमती नदी के दाएं किनारे से मिलती है। सेई इसकी सहायक नदी साबरमती नदी की। उसके बाद ये मिलाने वाला प्रश्न है, और इसमें आप देख सकते हैं कि विजयनगर जो है, विजयनगर कर्नाटक में है, तो इसमें A में होगा 3। उसके बाद बाईजैग आपको पता ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो B में होगा 1। और उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में है, इसमें होगा
आपका 2 और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो डी में होगा 4। तो डी में 4, 2 में है। और सी में तुम्हारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सी में 2 इसमें है। तो यहाँ पर आपका इसका यही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा आपका। 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 147वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस जिले में नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात न्यूनतम था 2011 की जनसंख्या के अनुसार? तो इसमें आपका जवाब होगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अब 148वां, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, थोड़े एक दो क्वेश्चन पीछे की साइड में दिए गए थे। तो राष्ट्रीय आय के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। पूंजीगत हानि राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। उसके बाद अगला जो है वो है 149 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। आरक्षित मुद्रा M0 जिसे दर्शाते हैं हम M0 से, तो वो है आपकी प्रचलन में मुद्रा प्लस आरबीआई के पास जो बैंक की जमाएं हैं और आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, उन सभी को मिलाकर यहाँ पर आरक्षित मुद्रा कही जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है 150 नंबर क्वेश्चन है और ये है राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका होगा आंसर माधोगढ़ क्षेत्र झुंझुनू। तो ये आपका माधोगढ़ क्षेत्र झुंझुनू है जो राजस्थान में कैल्साइट का क्षेत्र नहीं है। बाकी घेवरिया, रायपुर, मावड़ा, राजपुर, पिंडवाड़ा, सिरोही, ये तीनों ऊपर के ऑप्शन यहाँ पे कैल्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं। तो ये आपका दोस्तों जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर था और इस पेपर का जो विस्तृत विश्लेषण आपने हमारे यहाँ इस चैनल पर देखा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो हमने कोशिश किया है कि आपके जो पेपर का लेवल था उस लेवल के हिसाब से सभी क्वेश्चनों के आंसर थोड़ा ठीक ढंग से दे पाएँ। और एक दो तीन क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो ऐसे थे जो जिनसे हम कंफ्यूज थे, तो आप जो आरपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की आएगा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आंसर रहने वाले हैं। तो ये 150 प्रश्न का जो आंसर की है ये हमने आपको प्रोवाइड कराया। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की वीडियो और जल्द ही हम इस पर क्लासेज भी चालू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में अच्छा प्रॉफिट हो, इससे फ़ायदा हो। आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत इससे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हम इस पर अच्छे प्रश्नों को समावेश भी लेकर आएंगे और साथ में कक्षा चलाने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों रही बात एक कट ऑफ की, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, तो कट ऑफ की जो चर्चा है वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वैसे देख सकते हैं कि कट ऑफ है ना, जो आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगभग 300 तक जा सकती है, क्योंकि थोड़ा आपको पता ही है कि वैकेंसी भी कम है, तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, नमस्कार।